असल में क्या हुआ कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कोई एक चेहरा तो होना था। हालांकि छात्रों के द्वारा या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा इस आंदोलन को बुलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिशा और दशा तय करने वाले कुछ चेहरे थे, उनमें बालेन शाह का नाम काफी तेजी से निकल कर आ रहा है। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं, 35 साल की उम्र है, पहले ये एक रैपर रह चुके हैं। उसके बाद में फिलहाल ये जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। काठमांडू में इन्होंने अपनी तरफ से इस प्रदर्शन का पहले ही समर्थन कर दिया था। इनका कहना था कि चूंकि ये जेनजीज का प्रदर्शन है, 15 से 28 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका प्रदर्शन है, उम्र के हिसाब से मैं उसमें साझा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा इस प्रोटेस्ट को समर्थन रहेगा। बालेन का ये फेसबुक पोस्ट है जो उन्होंने कुछ समय पहले यानी कि प्रदर्शन होने से पहले किया था कि 28 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस प्रदर्शन में रहेंगे। मेरी तरफ से मैं इसमें पूरी तरह से साथ हूं। आई कांट गो ड्यू टू एज लिमिट बट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम, आई हैव फुल सपोर्ट। इन्होंने अपनी तरफ से सपोर्ट दे दिया था। इसके बाद में केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा देते हैं, और जब पद से इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति पौडेल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उसके बाद में हेलीकॉप्टर में उड़कर निकल जाते हैं। कहा जा रहा है कि दुबई भागे हैं, बाकी आर्मी बताएगी। आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो पता चलेगा, या फिर दुबई बताएगा। पहुंचने में दुबई भी टाइम लगता है, ऐसे में बीच की खबर क्या आती है वो बाद में पता चलेगी। बालेन इस पूरे मुद्दे को अपनी तरफ से पोस्ट किए जा रहे थे। आप में से कुछ लोग एक सवाल जरूर उठा सकते हैं कि सोशल मीडिया तो बैन था, तो फिर बालेन के ट्वीट्स या स्टेटमेंट्स कहां से आ रहे थे। कल रात को जब हमने सेशन किया था, आपको तब यह बताया था कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन था। रात को 1 बजे हमने अपना सेशन खत्म किया, उसके 2 घंटे बाद में पीएम ने उन सोशल मीडिया पर से बैन हटा दिया था, यानी कि जो आदेश था उस आदेश को उन्होंने वापस ले लिया था। रात को 1 बजे के आसपास, इंडियन टाइम के आसपास बता रहा हूं। अच्छा, इन्होंने वो आदेश वापस ले लिया था। उसके पहले भी ये लोग वीपीएन यूज करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करते जा रहे थे। नेपाल में फेसबुक का काफी प्रचलन है। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बच्चों को या फिर जेनजीज को दिशा और दशा दी जा रही थी। ऐसे में जनता पूरी तरह से कन्विंस होकर के अपने, यानी कि बच्चे जो थे वो पूरी तरह से कन्विंस होकर के आंदोलन की तरफ निकले हुए थे, और इस थॉट के साथ थे कि किसी भी प्रकार से लोगों से ऊपर कोई नहीं है। और ऐसे में प्रदर्शन होने शुरू हुए, और जो आपके सामने की स्थितियां हैं वो मैंने आपको बताई। एयरपोर्ट पर किस तरह से फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं ये आप देख सकते हैं। 3 मेन इमारतों पर, जिसमें से संसद भवन है, सिंह दरबार है और सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर आग लगा दी गई। छात्र प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर निकल रहे थे। उनसे पूछा गया कि अल्टीमेटली आप क्या चाहते हो। असल मायने में क्या है कि नेपाल के जो छात्र है ना, या फिर जो यूथ है, वो यहाँ की बेरोजगारी से बहुत ज्यादा व्यथित है। साथ ही साथ वो ये देखता है कि यहाँ की सरकारें कभी भी स्थिर सरकारें नहीं बनी है। तो नेपाल में जब स्थिर सरकारें नहीं है, तो स्थिर सरकार के अभाव में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स हैं वो अपने बच्चों के नाम पर बहुत करप्शन कर रही है, या फिर बच्चे उनके बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। यानी एक तरफ तो आम आदमी परेशान है और दूसरी तरफ ये लोग अपनी जिंदगी के सारे ऐश ले रहे हैं। छात्र इस बात से बहुत तंग थे, इसीलिए नेपो किड करके ट्रेंड कर रहा था नेपाल के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो रवि लामिछाने हैं, उन्हें अब अपने जेल से रिहा कर दिया गया कि भैया आप बाहर निकलो, क्योंकि इनके बारे में और वो जो काठमांडू के मेयर हैं उनके बारे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मिलकर के सरकार बनाएंगे। प्रदर्शनों के बीच में भारत सरकार का पहले तो संदेश ये आता है कि हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। बाद में प्रदर्शनों को देखते हुए एक आपातकालीन नंबर जारी किया गया, कहा गया कि सभी भारतीय वहां पर सुरक्षित रहे। नेपाल के जहां जहां भारत से बॉर्डर साझा होते हैं उन सभी जगह पर चेक पोस्ट को काफी सख्त कर दिया गया है। एसएसबी को हाई अलर्ट पर भेज दिया गया है। इसी बीच में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का भी मैसेज आता है कि भारत सरकार तय करेगी कि क्या नेपाल के लिए उनका स्टैंड है। हम अपनी तरफ से सबसे प्यार करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट का विषय ही नहीं है अंतरराष्ट्रीय मसलों के ऊपर, तो इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दी। फिलहाल के लिए चूंकि फेसबुक, इंस्टा, इन सब पर जो बैन लगे थे वो हट चुके हैं नेपाल के अंदर, तो ऐसे में जैनजीज को जो उनका आंदोलन था उसको तो सही से किनारा मिल गया है। यानी कि जो उनको प्रदर्शन करना था कि सोशल मीडिया पर से बैन हटे, वो हट गया है। साथ ही साथ में करप्शन के मामले में सरकार इस्तीफा दे, उसने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे का जो मेन कारण था वो था करप्शन, वो अब पब्लिक में आ गया है। करप्शन क्या था? असल में नेपाल के अंदर नेपो किड जो शब्द है ये असल में यूज किया जा रहा था ताकतवर लोगों के बच्चों के लिए। नेपोटिज्म जैसे भारत के अंदर चलता है ना, ऐसे। असल में क्या हो रहा था कि नेपाल के अंदर इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस टिकटॉक पर वायरल हो रहे थे, फेसबुक पर वायरल हो रहे थे, इंस्टा पर वायरल हो रहे थे, जिसमें मंत्रियों के जो बेटे बेटियां हैं वो महंगे आभूषण, महंगी जगह पर घूमते हुए, महंगी कारों के साथ महंगे फन करते हुए दिखाई दे रहे थे। नेपाल के अंदर जो मतलब सत्तारूढ़ दल के लोग हैं या फिर अपोजिशन के लोग हैं, उनके जो
बच्चे हैं, वो बढ़िया जिंदगी के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। तो लोगों को मन में इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा फूटा कि हम लोग तो इतने दुख में हैं और हम पर शासन करने वाले लोग जिंदगी के सारे ऐश ले रहे हैं, और वो जो सारे ऐश हैं वो सोशल मीडिया से सब तक पहुंच गए। बस वही तस्वीरें निकल निकल करके लोगों के बीच के अंदर मोटिवेशन का कारण बन गई, गुस्से का कारण बन गई। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी, जिसमें महंगे कपड़े, महंगे घड़ियां, महंगे जूते, ये सब चीजें चर्चा का विषय बन गई। और लोगों ने इसी के खिलाफ असल में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना शुरू किया था कि हमारे यहां पर भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि जहां एवरेज नेपाल की प्रति व्यक्ति आय $1300 प्रति व्यक्ति है, ऐसे में हमारे राज्य के, हमारे देश के जितने बड़े नेता हैं वो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। बस इसी से ये लोग अग्रसर मतलब उग्र हो गए थे कि ये मामला जो है वो बिगड़ रहा है। अब आप में से एक सवाल बनकर आएगा कि इनको दशा दिशा देने वाला था कौन? असल में एक एनजीओ है जिसका नाम है हामी नेपाल। ये हामी नेपाल जनरली नेपाल के अंदर किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें सहायता पहुंचाने वालों में प्रमुखता से आगे रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया या फिर भूकंप आ गया, हामी नेपाल की तरफ से विरोध कैसे करें ये सिखाया गया था। एनजीओ ने बकायदा यूथ अगेंस्ट करप्शन जैसे तख्तियां लोगों को उपलब्ध करवाई थी। ये एनजीओ 2015 में शुरू हुआ था और इसके अंदर संस्थापक हैं सुदान गुरुंग। तो इन्होंने जनता को पूरी तरह से यानी कि बच्चों को बताया था कि हमारे देश में असली प्रॉब्लम क्या चल रही है और कैसे हम लोगों को इससे निपटना है। हामी गुरुंग के साथ साथ मतलब हामी नेपाल के जो सुदान गुरुंग हैं, इनके साथ साथ काठमांडू के मेयर जिनके बारे में कहा जा रहा है बलेन्द्र शाह बलेन, ये भी इस पूरे मामले के अंदर छात्रों को दिशा देने में और जेनजीज को दिशा देने में प्रमुखता से आगे रहे। ये केवल कह देना कि इन दो लोगों का ही ये आंदोलन था, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। सभी तरह से चूंकि छात्रों ने भाई इसमें 19 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, तो विद्यार्थियों का या जेनजीज का जो भी इसमें रोल है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने इस आंदोलन में भूमिका नहीं निभाई। लेकिन हाँ, आंदोलन को किसी ना किसी तरीके से अगर कोई चेहरा दिखा तो वो ये दो बड़े चेहरे निकल कर आए थे। ऐसे में न्यूज में बलेन्द्र शाह का जिक्र चल रहा है। चर्चा है कि कहीं यही अंतरिम सरकार के अंदर बैठे ना दिखाई दे जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बलेन्द्र शाह फिलहाल हाउस अरेस्ट थे। जब केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे तो सरकार ने इन्हें घर में गिरफ्तार करके बंद कर दिया था कि तुम्हारे भड़काने से यह सब हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार में वो देखे जा सकते हैं, बलेन देखे जा सकते हैं। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में छात्र किस दिशा में इस चीज को लेकर जाते हैं। छात्रों की प्रमुख मांग में जहां नेपोटिज्म बड़ा मुद्दा है, सोशल मीडिया बैन को लेकर के काफी वो उग्र थे और घोटालों को लेकर के वो बहुत चिड़े हुए थे, क्योंकि 2023, 2021, 2024 में हजारों करोड़ के घोटाले नेपाल में हुए। इससे जनता में काफी बड़ा रोष था और इसी रोष के चलते बढ़ती बेरोजगारी दर, विदेशी दबाव और भारत के साथ भी अभी रिसेंटली जो लिपुलेख वाला मामला था उसमें ये जो वीरेन है, इन्होंने नेपाली पीएम से कहा था कि जब आप चीन में जा रहे हो एससीओ की बैठक करने के लिए तो लिपुलेख वाले मामले को चाइना से डिस्कस करना। चाइना ने इस डिस्कशन में यह कह दिया था कि यह भारत और नेपाल का आपसी मसला है, चाइना इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। चाइना ने इंटरफेरेंस भी नहीं किया, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक रोष था नेपाली पीएम के प्रति कि आप चाइना के सामने बिक कर आ गए, उनके दबाव में रहने लग गए। आपके ऊपर विदेशी दबाव है, इसी के चलते आपने टिकटॉक को तो परमिशन नेपाल में दे रखी है, लेकिन आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में परमिशन नहीं दे रहे हो। तो चीनी दबाव के चलते भी, और लिपुलेख विवाद के मामले में चीन से आपने बात क्यों नहीं करी जब आप उतना ही उसे मानते हो, इस बारे में भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लोगों में रोष था। इन सब का एक संकलन हुआ और परिणाम स्वरूप सरकार यहां पर गिर गई। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। थैंक यू सो मच।